पिछला साल था, मैंने पढ़ने पे कम फोकस किया था, लिखने पे ज़्यादा किया था, क्योंकि 2019 से मेरा पूरा फोकस रहता था कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँगा। तो डिमांड मीट कर दी, अब ये कोशिश करना है कि उसमें एक नंबर बाकी लोगों से कैसे ज़्यादा लाएं, या डेढ़ आधा नंबर भी हो गया, आधा नंबर भी हो तो बहुत होता है। अब मैंने जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के दिए थे, दृष्टि या तो कहीं ना कहीं ना वहाँ से प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर थोड़ा सा, कि आपकी पर्सनालिटी डिम है या आप में ये कभी खास मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी। हाँ, थोड़ा जनरल अवेयरनेस उस समय का करंट अफेयर देख के जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पिक होते हैं। क्योंकि इन जनरल किसी को भी रिवीजन पसंद नहीं होता है, क्योंकि लगता है ये पढ़ लिया तो फिर दोबारा जोग्राफिकल थॉट्स। उसके अलावा मेरे पास कोई नोट्स नहीं था, और मैं नॉर्मली ये सब मैं रखता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो अभी हमारे साथ हैं गौरव सिंह सर। जैसा कि आप सभी जानते हो 65th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें सर ने टॉप किया फर्स्ट रैंक के साथ। तो आज हम सर के स्ट्रगल की जर्नी जानेंगे, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कौन सी बुक्स को फॉलो किया, जो भी तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बेसिक तो 6 to 12 सब मतलब कॉमन है। मैंने बनारस से किया है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन किया बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। उसके बाद वहाँ तक मेरी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो है। उसके बाद मैंने जॉब किया 3 साल एसेंचर प्राइवेट लिमिटेड में। दैट्स इट। ओके, सो उसके बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए। हाँ, 2018 से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में। ओके, सो सर आप एक अच्छे जॉब में थे, तो ऐसा क्या कारण था कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने में आना पड़ा? और देखिए, ये जो यूपीएससी का जो गोल होता है ना कहीं बचपन से ही हमारे मन में होता है। लेकिन आदमी सही समय का वेट करता है जहाँ पे वो मैच्योर डिसीजन ले पाए। कहीं ना कहीं यूपीएससी के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक्चुअली पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अपने आप को इस लेवल तक एनालिसिस करना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो डिसीजन लेने में मुझे कुछ टाइम लगा, लेकिन इंक्लिनेशन बचपन से ही था। ओके, सो सर जब आप इस प्रिपरेशन में आए सिविल सर्विसेज की, तो तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, जानकारी नहीं होती है, गाइडेंस चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, और रिसोर्सेज को कलेक्ट करना होता है, तो वो कैसे आपने किया सर? देखिए, एक तो मेरे सीनियर हैं जो उस रूम में भैया भी थे, तो कहीं ना कहीं वो पूरा जो मेरा खांचा स्ट्रक्चर है उन्होंने तैयार किया। और एक चीज़ तो वो था कि वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते थे। दूसरी चीज़ है कि मैंने टेस्ट सीरीज़ स्टार्टिंग से ज्वाइन कर ली थी। तो टेस्ट सीरीज करने का क्या फ़ायदा था कि एक पूरा स्ट्रक्चर मिल जाता है आपको कि इस डेट तक ये सिलेबस के इतने टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। राइट। तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाता है, आपका टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाता है, आपका जो माइलस्टोन्स हैं छोटे छोटे वो अचीव करने होते हैं, और दिमाग ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होता है। Right. आपको वहाँ पे सोर्सेज लिखे होते हैं, जैसे विजन का डाउनलोड करोगे आप, उसका जो ब्राउचर होता है तो उसमें A to Z चीज़ दिया जाता है, आप कहाँ से पढ़ें और कहाँ से पढ़ के एग्ज़ाम दें, तो वो एक पूरा प्रोसेस बन जाता है। ओके, सो सबसे पहले सर ये बताइए, जब आपने देखा कि आपका रिजल्ट वो भी फर्स्ट रैंक के साथ आया, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? जब मैंने पहली बार रिज़ल्ट तो मैंने टेलीग्राम से देखा था सर, तो पहले तो शायद उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। मेरा स्पेलिंग मैं जो लिखता हूँ वो GOU है, तो मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप में देखा GAU था, तो मैंने चेक किया फिर तो सर मतलब देखा तो मेरा ही था नाम। तो पहले तो सर 15-20 मिनट या आधा घंटा रियलाइज़ नहीं हुआ, मतलब लगा ठीक है नॉर्मल है, हर साल बीपीएससी में लोग टॉप करते हैं तो उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। लेकिन जो आधा घंटा बीतने के बाद जो फ़ोन कॉल आने शुरू हुए और जो मतलब लोगों का रिस्पांस था, मतलब इट्स ओवरवेलमिंग, तब जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं सच में कुछ बहुत बड़ा हो गया अचानक से। हाँ, और मतलब इतना ज़्यादा लोगों ने मतलब उसको अप्रिसिएट किया, इतना ज़्यादा मतलब, और मैं तो मानिए हैप्पी हूँ वो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त या मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे गांव के लोग, मतलब सब लोग खुश थे। तो ये मतलब ये बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आदमी अपनी खुशी में तो खुश होता ही है, लेकिन जब दूसरे लोग आपके कारण खुश हो वो बहुत एक मतलब अच्छी फीलिंग देता है, जो अल्टीमेट शायद कह सकते हैं हैप्पीनेस, तो वो था। और घर वाले भी सब लोग बहुत ही खुश थे। ओके सर, सो सर इसके बारे में बताइए कि आपने जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो कौन सी एग्ज़ाम दिए, उनका क्या रिजल्ट रहा? जैसे कि आपने बताया थर्ड अटैम्प्ट था आपका बीपीएससी का। देखिए, 2017 में मैं जब जॉब कर रहा था तभी मैंने बीपीएससी भी दिया था, यूपीएससी भी दिया था। दोनों में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि अगर तैयारी की जाए तो ये सब क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम। तो उसके बाद सर मैंने 2018 से तैयारी शुरू की। 2018 में ये बीपीएससी का फॉर्म आया था 64th का, तो वो मैंने भरा था। फिर यूपीएससी भरा था,
और यही 2 एग्ज़ाम 2018 में मैंने फिल किए थे। तो यूपीएससी में तो नहीं हुआ, मेंस में मेरा अप्रॉक्स 30 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हुआ था। बीपीएससी में क्लियर हुआ था, तो 144 या 142 रैंक आई है, जिसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मिला है। फिर 2020 में भी मैंने यूपीएससी डाला था, बीपीएससी डाला था और यूपीपीसीएस डाला था। तो बीपीएससी का तो रिज़ल्ट जस्ट उसका अभी आ गया। यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट पहले आ गया था, जिसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मिला है। और यूपीएससी में 4 मार्क्स से सर मेरा इंटरव्यू क्लियर मेंस क्लियर नहीं हुआ इस बार। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम दिए थे मैंने वो है। उसके पहले सर सीडीएस एनडीए या असिस्टेंट कमांडेंट का मैं प्री क्वालिफाई कर लिया हूँ। एसएसबी मेरे से क्लियर नहीं होता था, मैं पहले दिन डिसक्वालीफाई हो जाता था। तो वो एक उसका है। ओके, सो अभी और भी सर यूपीएससी के लिए आप ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल जी, ओके। तो सर जब प्रिपरेशन आपने करना स्टार्ट किया था तो एक नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कि यूपीएससी को ही सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं, वो या तो अदर स्टेट पीसेस तक का ही देते हैं, इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम्स को ट्राई नहीं करते हैं। लेकिन आपने बताया कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, मल्टीपल टाइप के एग्ज़ाम दिए, तो वो स्टार्टिंग से आपने सोचा था कि ऐसा करेंगे या प्रिपरेशन में आने के बाद चेंज हो गया ये माइंडसेट? नहीं सर, देखिए जब मैंने पहला स्टार्ट किया था तो मेरा भी गोल कहीं ना कहीं यूपीएससी ही था। जो बीपीएससी जो पहला बीपीएससी मैं इसलिए दे दिया क्योंकि मेरे दोस्त की इंगेजमेंट थी, मुझे जाना था। सेंटर मतलब बहुत ही बगल में था, मतलब बनारस जाना था, पटना था, तो उस वजह से मैं वो दे दिया था। यूपी का मैंने कभी नहीं दिया, यूपी का फर्स्ट बार मैंने अभी ही दिया था। तो जब पहला बार यूपीएससी नहीं हुआ, मानिए बीपीएससी तो 3 साल बाद रिजल्ट है ना, तो मुझे मालूम नहीं था मेरा होगा कि नहीं होगा। तो यूपीएससी का जब पहला रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, बहुत मेहनत करने के बाद, तो कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगा लाइफ में। फिर लगा कि नहीं, अब मेरे पिताजी भी नहीं है, फाइनेंशियली मैं मम्मी पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ। कहीं ना कहीं था कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब 2-3 साल नहीं ले सकते आप टाइम। और आप अर्निंग कर रहे हो, आपकी अर्निंग अचानक से बंद हो गई, और फिर मतलब 3 साल अर्निंग करने मतलब 3 साल से मम्मी आपको पैसा नहीं दे रही है या परिवार वाले आपको पैसा नहीं दे रहे, अचानक से अगर आप उनसे पैसा लेने लगते हो तो कहीं ना कहीं एक बर्डन टाइप का हो जाता है। तो फिर था कि चलिए ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, तो यूपी का भी मैंने डाल दिया और बिहार का भी डाल दिया था, फिर नेक्स्ट वाला भी। तो ये ऐसे था, शुरू से नहीं था, कंडीशंस बनते गए, उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब डिसीजंस लिए। ओके, सो सर आप अपने प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए कि प्रीलिम्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर आपका बिहार पीसीएस? और देखिए, बिहार और स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए कोई स्ट्रेटजी मेरी नहीं थी। 15 दिन पहले जैसे एग्ज़ाम के हम लोग इस पर मूव करते थे। जनरली जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, 15 से 20 दिन मान के चलिए। बीपीएससी का तो मुझे याद है कि एक जो बीपीएससी ये वाला जिसमें क्लियर हुआ है मेरा, उसमें तो हम लोग का मेंस ख़त्म हुआ था 15 दिन बाद। यूपीएससी का मेंस 15 दिन बाद जस्ट एग्जाम था, तो कुछ भी नहीं पढ़े थे, बस इकोनॉमिक सर्वे देख के गए थे, और बाकी जो यूपीएससी के से जो मदद मिल सकता था, और थोड़ा सा बिहार स्पेशल। यूपीएससी का भी सेम वही था, यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हमको लग रहा है पिछले साल 1 हफ्ते बाद था यूपीएससी के, तो वहाँ भी टाइम नहीं मिला था। लेकिन यूपीएससी कहीं ना कहीं इतना वास्ट होता है उसका सिलेबस, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो मतलब 60 से 70% आपकी तैयारी स्टेट पीसीएस के लिए रहती है। थोड़ा सा लास्ट में वही 15-20 दिनों में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, उस स्टेट की इकोनॉमिक सर्वे देख लो, थोड़ा सा उसका जो डेमोग्राफी या जो उसका स्पेशल है, स्टेट स्पेसिफिक स्पेशल इन्फॉर्मेशन वो देख लो, तो शायद हो सकता है। तो यही स्ट्रैटेजी थी, मेन फोकस था जो यूपीएससी ही था। उसके लिए आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज तो करिए ही ज़्यादा से ज़्यादा, और हमेशा फोकस रहना चाहिए मेंस अगर प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके ओके, सो सर बात की जाए आपके मेंस की स्ट्रेटजी की थी, तो मेंस कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रैंक को बनाने में। जैसे कि आपका तो फर्स्ट रैंक है, तो मेंस में आंसर राइटिंग भी करनी होती है, तो मेंस की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रही है? देखिए सर, जब मैंने पहली बार स्टार्टिंग में मैंने आंसर राइटिंग शुरू की थी तो मैं बहुत ही पुअर लिखता था। लेकिन ये चीज़ ना आप खुद से रियलाइज़ नहीं होता। जैसे आप कोई एग्ज़ाम टेस्ट देते पढ़ के देते तो उसमें अप्रॉक्स 100 मार्क्स आ जाते हैं यूपीएससी के लिए, तो अपने आप को जज बहुत कम करते हो। लेकिन जब मेरा पहले बार यूपीएससी का मेंस नहीं हुआ मैं बहुत दुखी था। भैया से बात करके मैंने पूछा कि भैया क्या किया जाए कि आंसर राइटिंग मतलब अच्छा हो। तो मैंने 15-20 पॉइंट सॉर्ट आउट किए थे कि कैसे वैल्यू एडिशन करना है, डेटा डालना है, मैप डालना है, या किसी भी तरह कैसे 1-1.5 नंबर बाकी लोगों से ज़्यादा लाया जा सके। तो वहाँ से फिर मैंने जो पिछला साल था मैंने पढ़ने पे कम फोकस किया था, लिखने पे ज़्यादा किया था, क्योंकि 2019 में मेरा पूरा फोकस रहता था कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ मैं। तो लिखने वाला पार्ट बहुत ही वीक था, बहुत ही वीक था। मतलब आपको अभी आंसर दिखाऊंगा तो आप खुद हंसोगे कि कैसे आंसर्स हैं।
तो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। अभी मैं नहीं मानता कि बहुत ही अच्छा मैं लिखता हूँ, लेकिन पहले से बहुत ही इम्प्रूवमेंट मुझे लगा कि है। अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मैंने सब सेक्शन के लिए मतलब कोशिश किया था कि डायग्राम के लिए प्रैक्टिस करके जाओ, इंट्रोडक्शन के लिए प्रैक्टिस करके जाओ, कंक्लूजन के लिए मुझे करना है। पिछले साल शायद मैं उतना नहीं कर पाया था, तो ये पूरा मेरा था। इस बार का प्रयास पूरा मेरा राइटिंग में फोकस था। ओके, सो जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो उस टाइम पे क्या चीज़ें ध्यान रखते हो आंसर राइटिंग करते हो? जैसे कि माइंड मैप हो गया, फ्लो चार्ट्स हो गए, पॉइंट्स हो गए। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका डिमांड आप मेट करो। आप उसको पाई चार्ट से कर सकते हो, उसको मैप से कर सकते हो, उसको किसी कोटेशन से कर सकते हो, उसको अच्छे इंट्रोडक्शन से कर सकते हो, आप जिससे भी करो। राइट। अब अगर उसका डिमांड मीट कर दिया, अब ये कोशिश करना है कि उसमें एक नंबर बाकी लोगों से कैसे ज़्यादा लाएं, या डेढ़ आधा नंबर भी हो गया। आधा नंबर भी हो तो बहुत होता है, क्योंकि वो 5-6 क्वेश्चन में आधा करते हैं, 3-4-5 नंबर हो जाते हैं। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करो। जैसे कि एक तो डेटा हो ही गया, डायग्राम्स हो जाते हैं, मैप्स हो जाते हैं, किसी कोटेशन हो गया, या जो भी केस स्टडीज़ हो गई आपके लिए ये सब एक इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा किस में वो बेटर है और किसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो सर, नॉर्मली देखा जाए तो इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि रैंक बनाने में होता है। तो सर, इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते थे, क्या करते थे इंटरव्यू? और सर देखिए, पहला इंटरव्यू जो शुरू में हुए थे मेरे, तो कहीं ना कहीं मैं दृष्टि मॉक इंटरव्यू देके जाता था। इस बार उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए थे बहुत। जैसे कि पिछला बीपीएससी था, उसमें 80 मार्क्स आए थे। उसके पहले यूपी पीसीएस का था, उसमें सिर्फ 45 मार्क्स थे 100 में, तो बहुत ही पुअर मार्क्स थे। इस बार मैंने क्या सोचा था कि बहुत ही चिल होके जाना है, हुआ हुआ नहीं हुआ अपनी जगह है। और मॉक इंटरव्यू इस बार भी दिए थे मैंने, और एक परम आईएएस करके हैं वो, और एक नैक्स करके, वो फ्री में, ये दोनों फ्री मॉक्स हैं और ये ऑनलाइन थे। और ये जैसे पहले अब मैंने जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के दिए थे, दृष्टि या तो कहीं ना वहाँ से प्रेशर बन जाता है आपके ऊपर थोड़ा सा, कि आपकी पर्सनालिटी डिम है या आप में ये कमी है, कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ होता है। तो इस बार इसीलिए मैंने वो सब बड़े इंस्टीट्यूट का नहीं दिया। मैंने एकदम सोचा था कि ऐसे देना है और जाके वहाँ मैक्सिमम बोलना है। तो इस बार भी जो इंटरव्यू का जो स्टार्टिंग था तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक बार 2 बार इंटरव्यू आप दे लेते हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है। वेट करो, शायद मेरा क्वेश्चन जो हमको आता हो वो आ जाए, और जो क्वेश्चन आपको आता हो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप कोशिश करो उस पर से ज़्यादा बोलो, बोलने का मौका मत छोड़ो। उससे 2 चीज़ होगा, पहले तो एक तो आपका डेप्थ, जो नॉलेज का डेप्थ है वो पता चलेगा, और दूसरा कि वहाँ से क्वेश्चन आप शायद जो आपको आता है उधर की तरफ चले जाएँ। तो ऐसा हुआ था इस बार मेरे साथ कि मैम पूछते पूछते इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ चली गई, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन से थोड़ा सा फ़ायदा एज हो जाता है। तो वहाँ वो हो गया। वहाँ से इंटरव्यू थोड़ा ना बहुत ही मतलब आप एक तरह से जब आपको क्वेश्चन 1-2 आने लगते हैं तो बहुत हैप्पी हो जाते हो, अगर नहीं आते हैं तो वहीं पर आप डिम भी हो जाते हो। ये बहुत नेचुरल है, लेकिन आप भले आपको थोड़ा सा शुरू में क्वेश्चन 4-5-6 नहीं भी आए, बस आपको एक क्वेश्चन का मतलब इंतज़ार करना है जहाँ पे आप अच्छा कर पाओ, और वहाँ से आप जो भी आपका हो सकता है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू वहाँ से भी हो सकता है। तो बस, और कुछ खास मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी। हाँ, थोड़ा जनरल अवेयरनेस उस समय का करंट अफेयर देख के जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पिक होते हैं। मेरा पूरा जो इंटरव्यू था 70% क्वेश्चन अफगानिस्तान से थे। ओके, सो सर, क्वेश्चंस अगर देखा जाए अफगानिस्तान से बताए, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? एक तो बेसिक होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या पसंद है। मूवी से क्वेश्चन थे पिछले इंटरव्यू में भी इससे, जबकि मैं मूवी से कोई रिलेशन नहीं है मेरा। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है अफ़गानिस्तान वाला, ये बहुत ज़्यादा था। जैसे कि उन्होंने पूछा कि अशरफ गनी की सिटीजनशिप किस किस कंट्रीज़ की हैं, उनकी वाइफ किस कंट्री की हैं, ये अभी वो कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, जो तालिबान का फाइनेंसिंग कैसे होता है, क्या डिफरेंट मोड्स है। मोड्स पे पूछने के बाद डायरेक्ट वो पूछने लगी सेल कंपनीज़ क्या होता है। ये इंडिया में जो अफ़ीम का जो व्यापार था उससे क्वेश्चन आया कि इंडिया में अफ़ीम का कल्टीवेशन लीगल है नहीं लीगल है, अगर लीगल कुछ चीज़ों के लिए लीगल है तो वो चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी कंपनी उनका निर्माण करती है। जैसे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए शायद अफ़ीम की कल्टीवेशन की जाती है, तो सिर्फ 2 कंपनी मैम ने बताया था, मुझे नहीं आया था। फिर इसके बाद यहाँ से फिर ये भी आया था, हवाला वाला इशूज़ आया था कि हवाला से पैसे अगर डोनेशन होते हैं तो हवाला को या इस तरह का टेरर फाइनेंसिंग को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे देखती है, लोकल लेवल पे कौन सी देखती है। तो ये था। फिर कुछ क्वेश्चन जीएसटी से भी थे, उसमें भी 1-2 मुझे नहीं आए थे। जैसे सर ने पूछा था कि गोल्ड पे कितना जीएसटी लगता है, तो ये मुझे नहीं मालूम था।
फिर एक था क्वेश्चन था कि स्टेट क्राइम को कैसे बढ़ाता है, तो ये सब सारे क्वेश्चन। ओके, सो इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स है सर? इस बार 90 है। 90 है। ओके, सो सर आप रिवीजन के बारे में बताइए कि आप रिवीजन किस प्रकार से करते थे और जो नोट्स बनाते होगे उनके बारे में। देखिए मैं रिवीजन बहुत कम करता था, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि इन जनरल किसी को भी रिवीजन पसंद नहीं होता है, क्योंकि लगता है ये पढ़ लिया तो फिर दोबारा क्यों पढ़ूँ। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है सर। जी, सक्सेस के लिए। हाँ, क्योंकि वो ना आप जब बार बार पढ़ते किसी चीज़ को ना तो कंसोलिडेट हो जाता है, वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं, और वही चीज़ें प्रेशर सिचुएशन में काम आती है। प्रेशर सिचुएशन में कभी आपकी जो बहुत ही सैलो नॉलेज होती है वो काम नहीं आती है। तो मैं नहीं किया ये, बिल्कुल आप मत लें ऐसे, आप ज़रूर करें। अगर आप, मेरा तो मानना है कि सर अगर दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं आप, 3 घंटे आपका रिवीजन होना चाहिए, 3 घंटे आप नई चीज़ें पढ़ें। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आए, ये 3 घंटा जो रिवीजन का है वो 4-5 तक बढ़ जाए। एग्ज़ाम के समय नई चीज़ें पढ़ना बंद करिए, रिवीजन ज़्यादा करिए। ओके, सो सर आप नोट्स बनाते होगे, शॉर्ट नोट्स हो गए या फिर नोट्स हो गए, तो वो किस प्रकार से बुक से बनाते थे या फिर तमाम प्रकार के रिसोर्सेज से? सॉरी, मैं नोट्स नहीं बनाता था। मैंने नोट्स सिर्फ एक टॉपिक का बनाया था, वो था जोग्राफिकल थॉट्स। उसके अलावा मेरे पास कोई नोट्स नहीं था। मैं नॉर्मली ये सब मैं रखता था, केस स्टडीज़ के लिए कॉपी थी, थोड़े बहुत डायग्राम की कॉपीज़ थी, मैप के थी, लेकिन ये नोट्स पर्टिकुलर मैंने नहीं बनाया था। ओके, सो करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर? सर करंट अफेयर में 2 चीज़ करता था। एक तो विज़न मैगज़ीन है और एक इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ये 2 चीज़ मैं बहुत मतलब फॉलो करता था रेगुलरली। और इसके अलावा जब स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाता था प्रीलिम्स का, तो 15-20 दिन पहले जो एक ईयरली कंपाइलेशन आता है, Right. तो वहाँ से बड़े बड़े जो न्यूज़ होते हैं ना, आप वो पढ़ सकते हो। और इसके अलावा एक बैंकर अड्डा करके भी एक साइट है, या कोई भी साइट आप पकड़ लो जहाँ पे कि स्टेट पीसीएस टाइप के, मतलब वन लाइनर करंट अफेयर आते हो। तो बैंकर अड्डा में क्या है कि वो 10 न्यूज़ देते हैं मैक्सिमम डेली, 10-12, उसमें 5-6 बैंकिंग रहती है, बैंकिंग की न्यूज़ रहती है, वो हटा दो आप। जो 5 बड़े बड़े न्यूज़ है ना, आप वो बस देख लो। और अगर आप 3 घंटे बैठ गए ना लगातार मोबाइल लेके, तो 1 महीने की 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। मैक्सिमम लगेगा 4 घंटे, उसका छोटा छोटा नोट्स भी बना सकते हो, और ऐसे मतलब 20-25 घंटे दे दोगे तो पूरा 5 महीने की हो जाती है। और जैसे एग्ज़ाम आपका अगर जैन में है तो जून से लेके नवंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट, नवंबर या दिसंबर भी ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 6-7 महीने का कर लीजिएगा 24 घंटे में, तो बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन करंट अफेयर पे ज़्यादा समय मत दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिस्प्रोपोर्शनेट दे रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर में देखिए 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो बहुत ही ईजी रहेंगे या तो बहुत ही डिफिकल्ट रहेंगे। राइट। तो जो डिफ़िकल्ट वाले हैं आप कितना भी टाइम दोगे वो बनेगा नहीं, और जो ईजी वाले हैं इसी से बन जाएंगे। तो इससे बढ़िया है वो वाला जो एक्स्ट्रा टाइम है आप पॉलिटी में दो, मॉडर्न इंडिया में दो, वहाँ से आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। ओके, सो टाइम टेबल आप क्या फॉलो करते थे स्टडी के लिए सर? सर ये कोई फिक्स नहीं होता है टाइम टेबल का, डिपेंड करता है। अब जैसे अब किसी दिन मूवी देखने का मन कर गया तो पूरा टाइम टेबल टूट जाता है, ठीक उसी तरह कभी मैच हो गया क्रिकेट का तो ऐसा फिक्स नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो सर आप बुक्स के बारे में बताइए, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि बिहार पीसीएस के लिए पढ़ना ही चाहिए। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, बिहार के लिए स्पेशल मैंने तैयारी नहीं की थी। जो ट्रेडिशनल यूपीएससी की जो बुक है, जो हर टॉपर बताता है वही सेम है मेरा भी, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं था। बिहार के लिए मैंने अरिहंत पढ़ी थी, वो आज से 2 साल पहले बहुत पतली आती थी, आज मैं नया देखा बहुत मोटी हो गई है। नया तो मैंने पढ़ा नहीं है कैसी है, लेकिन पुरानी अगर अरिहंत थी, अरिहंत में लेकिन कुछ अभी मैंने देखा कि कुछ गलत चीज़ें भी हैं। मैंने अरिहंत से किया था, उससे अगर 10-15 क्वेश्चन आते थे तो 7-8 बन जाते हैं वहाँ से। और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जैसे एजुटेरिया है या शहीद इकबाल सर का, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें बिहार स्पेशल मिल जाती हैं। यूट्यूब पे सर्च भी कर दीजिएगा तो वहाँ से मिल जाती है। तो एक तो वो कर लीजिए, और बाकी किसी और इस मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर सलाह बाकी लोग दे सकते हैं जो सेलेक्टेड है। ओके, सो जो घटना चक्र होते हैं उनका कितना ज़्यादा रोल है सर? घटना चक्र मैंने खरीदी थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छी किताब है। अगर आपके पास 2-3 महीने टाइम है सिर्फ प्रीलिम्स का तो उसको ज़रूर करके जाइए, क्योंकि मेरे सीनियर्स बताते हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं एग्जैक्ट आ जाते हैं। मैंने थोड़ा सा यूपीएससी का जब प्रीलिम्स दिया था पहली बार तो उसको थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश किया था, लेकिन बहुत मोटी है सर, बहुत मोटी है। तो और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी हो जाते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया था।
लेकिन मुझे लगता है स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे तो वो करनी चाहिए। राइट सो सर, प्रिपरेशन के दौरान जैसे कि आप फर्स्ट रैंकर हो तो कुछ ना कुछ एक यूनिक पॉइंट्स आपके प्रिपरेशन में रहे होंगे जो आप फॉलो करते होंगे, तो सर उसके बारे में बताइए सर। देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये बहुत ही रॉन्ग परसेप्शन है कि अगर फर्स्ट रैंक आ गया तो कुछ यूनिक होगा। मेरे और सेकंड रैंक के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यहाँ तक कि मेरे और जो लास्ट रैंक होगा बहुत होगा तो 100 मार्क्स का अंतर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता था फर्स्ट। शायद मानिए मेरा इंटरव्यू वाला दिन मेरा उतना अच्छा नहीं जाता, मेरा बैड लक रहता तो मैं पीछे चला जाता, कोई और आ जाता। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे अंदर कुछ यूनिकनेस है। जनरल बाकी बच्चों की तरह ही मैं, थोड़ा हो सकता है दिन मेरा अच्छा रहा हो, क्योंकि इन जनरल कुछ ऐसे इंटरव्यू बोर्ड है जो बहुत टफ होते हैं, राइट। तो उनमें शायद उतने मार्क्स नहीं आते, तो मैं पीछे चला गया था। यस, ओके। तो ऐसा कुछ यूनिकनेस। ओके, हाँ। सो सर, लास्ट में जो नए एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी या फिर बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एक चीज़ है, शॉर्टकट मत अपनाओ भाई। जो अपना है ट्रेडिशनल मेथड, बुक पढ़ो, मेहनत करो। हो सकता है 1-2 बार फेलियर्स मिले, लेकिन हमेशा जो फेलियर्स मिले कहीं ना कहीं उन पे इम्प्रूव करो। मतलब बैठ के थोड़ा एनालाइज करो क्या गलत हुआ, और कभी भी डिसीज़न जल्दी में मत लो। मतलब नहीं हुआ तो कुछ और करने लगे, फिर वो नहीं हुआ तो कुछ और करने, ऐसा नहीं। 15-20 दिन वेट करो इमोशन को थोड़ा सा नहीं होने के बाद। क्योंकि जब मेरा भी प्रीलिम्स में से मेरा भी जब नहीं हुआ था पहली बार में 2019 वाला यूपीएससी, तो कहीं ना कहीं सर लगता था अब क्विट करो, चलो प्राइवेट सेक्टर में फिर से चलते हैं। लेकिन मुझे अब लगता है कि नहीं, ये पेड ऑफ कर गया डिसीजन। थोड़ा सा वेट करके एनालिसिस करना चाहिए क्या गलतियाँ हो रही हैं, और वो कोई कोचिंग टीचर नहीं बताएगा, वो आप ही अपने आप को जज कर सकते हो बेस्ट तरीके से। तो अपना एनालिसिस करना, उस पर इम्प्रूवमेंट करना, जो वीकनेस है वो करो। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया। उन्होंने अपने बुक्स वगैरह के बारे में बताया, वो किस प्रकार से स्टडी करते थे। सो आई होप आप इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।